हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीटीटी के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ए फेमिनिन जेंडर नाउन। फेमिनिन जेंडर नाउन का मतलब क्या होता है? फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग मतलब यहाँ पे क्या है? ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, ऑल द यंग मेन हैव अराइव्ड, तो ये तो नहीं होगा ना। ऑल द मेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, ये भी गलत है। ऑल द ओल्ड मैन हैव अराइव्ड, कितना आसान सा क्वेश्चन है। फेमिनिन मतलब फीमेल ही तो हुआ। अगला सवाल, द मेथड ऑफ टीचिंग in which the teacher tries to establish a link between the foreign language word and the object without the interference of the learner's mother tongue। मतलब टीचिंग का वो मेथड जिसमें एक टीचर जो है वो लिंक बैठाता है बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड, मतलब जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं विदेशी भाषा उसका शब्द, एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेरेंस, उस शब्द और जो आपकी भाषा में शब्द है उसको बता रहा है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग, मतलब उसमें आपकी मातृभाषा का कोई भी उपयोग है ही नहीं। तो ये आपको क्या लगता है? डायरेक्ट मेथड ही तो हुआ। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि वो आपको सीधे वही चीज़ पढ़ाएंगे। जैसे उन्हें इंग्लिश का कोई वर्ड आपको बताना है तो वो आपकी मदर टंग के बारे में नहीं बताएंगे कि उसे उसमें क्या बोलते हैं, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। यही चीज़ जैसे द बाइलिंगुअल मेथड है, इसमें आपको दोनों ही भाषाओं में पढ़ाते हैं। अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको उस वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में भी बताएंगे और हिंदी में भी बताएंगे। ठीक है, जैसे आगे आपके लिए एक स्लाइड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या है कि इट इज़ ए वे ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज थ्रू ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ इट्स ग्रामर, मतलब उसमें आपको लैंग्वेज की ग्रामर भी बताई जाएगी। ये सारे की पॉइंट्स हैं, आप ग्रामर जहाँ देखेंगे तो ग्रामर ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक, जैसे स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चरल मेथड में क्या है? ये कोई टीचिंग की मेथड नहीं है, एक अप्रोच है। कैसे? इट इज़ एन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग, द मॉडर्न ट्रेंड ऑफ हैविंग ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज टीचिंग हैज़ इवॉल्व्ड द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। इसमें क्या है कि आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर के हिसाब से ही सीधे आपको वही लैंग्वेज सिखाते हैं जो आपको सीखनी है। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड जैसा आपको डायरेक्ट मेथड ही इसमें, मतलब आपका जो कॉम्पिटिशन है वो दोनों ही लैंग्वेज में लेक्चर आता है। ठीक है, मतलब अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश भी सिखाएगा और आपकी मदर टंग में भी वो मीनिंग बताया जाएगा। यही है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कंप्रहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, मतलब अगर आप अपने स्टूडेंट्स का रिटन इंग्लिश कंप्रहेंशन चेक कर रहे हैं, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट, मतलब अगर आप किसी के स्टूडेंट का रिटन इंग्लिश का कंप्रहेंशन चेक कर रहे हैं, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट रिटन, उन्होंने जो रिटन किया है या अभी जो राइट किया है वही तो आप चेक करेंगे, तभी तो आप उसका रिटन इंग्लिश का कंप्रहेंशन चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा रिटन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको चूज द करेक्ट करना है। प्लीज लिसन टू योर टीचर, प्लीज लिसन टुवर्ड्स योर टीचर, प्लीज लिसन योर टीचर, प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर। अब देखिए, ये आपको थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है, लिसन के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज होता है। ठीक है, टुवर्ड्स नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं लगाया, ये भी गलत। लिसन ऑफ योर टीचर ऐसा नहीं होता, लिसन ऑफ नहीं होता है। जैसे बोस्ट है, बोस्ट मतलब डींग हाँकना, तो बोस्ट के बाद ऑफ लगता है। ठीक, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे रन अवे, रन के बाद अवे लगता है, मतलब कई कई जगह पे कुछ भी अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। जैसे एग्री है, एग्री विद भी होता है और एग्री टू भी होता है। अवॉइड, अवॉइड बाई भी होता है, अवॉइड विद भी होता है। तो वैसे ही लिसन के बाद हमेशा टू यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट क्या है? आई डोंट बिलीव हिम, आई एम नॉट बिलीविंग हिम,
बोथ ऑफ देम। आई एम नॉट बिलीविंग हिम नहीं होता है, मतलब मैं आप पे भरोसा नहीं करता हूँ। ये एक सिंपल प्रेजेंट हुआ, सॉरी। आई एम नॉट बिलीविंग हिम ऐसा नहीं होता है, ये सिंपल प्रेजेंट की बात है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो भरोसा कर रहे हैं वो आपको लगता है कि भरोसा कर रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यूअस है, नहीं ऐसा नहीं है। भरोसा करता हूँ मैं, इसी को बोलते हैं आई डोंट बिलीव इन, और ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में हमेशा दो सेंटेंस रहेंगे जो दोनों ही पास्ट के होंगे। ठीक, दोनों ही पास्ट के होंगे। एक सिंपल पास्ट का होगा, एक पास्ट परफेक्ट का होगा। जैसे ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, इसमें तो एक ही सेंटेंस है नहीं। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, तो ये कौन सा हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट कंटिन्यूअस। आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड। अब देखो, आई हैड रिटन माई लेटर, मैंने पत्र लिखा था। बिफोर ही अराइव्ड, उससे पहले, जब वो आया था उसके पहले ही मैंने पत्र लिखा था। यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, यही होगा आपका पास्ट परफेक्ट। ठीक है। इट वॉज गेटिंग डार्कर, ये तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, समझ गए आप? पास्ट परफेक्ट मतलब उसमें दो सेंटेंस होंगे और दोनों ही पास्ट में हुए होंगे एक दूसरे के अंतराल पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये सॉरी, ये स्लाइड हमें लगता है कुछ ऊपर नीचे हो गया है, अभी आपको दिखाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रांग बाज। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ए भरा जाएगा, दा भरा जाएगा, क्या। देखिए ये आर्टिकल है, ये आपको पहले ये बताते हैं, इधर आइए। आर्टिकल होते हैं दो, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट के लिए यूज करते हैं ए और एन। अब एन वहाँ लगाते हैं जहाँ पर वॉवेल से शुरुआत होती है वर्ड की, या फिर उसकी साउंड वॉवेल जैसी हो। ठीक। और दा के लिए डेफिनिट आर्टिकल होता है दा। दा का प्रयोग हमेशा किसी फेमस चीज़ के लिए या फिर ऐसी चीज़ के लिए जिसका उस सेंटेंस में पहले यूज हो चुका हो। आप समझ रहे हैं? जैसे द ताजमहल, अब ताजमहल तो फेमस चीज़ है ना, तो द ताजमहल हो गया। ठीक। द मोहन नहीं होगा। ठीक, क्योंकि मोहन एक नाउन है और इसके पहले द नहीं लगेगा। अब जैसे ही वेंट टू स्कूल वेयर आई हैड स्टडीड। अब देखो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उस स्कूल में वो गया, तो यहाँ पे ही वेंट टू के बाद क्या आएगा? द। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि उस स्कूल का जिक्र पहले हो चुका है सेंटेंस में। आप समझ गए? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। एक तो मून फेमस चीज़ है तो उसके लिए तो द पहले ही लगेगा, और वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा दोनों में द फिल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर। अब यहाँ पे देखो ये आर्टिकल्स दिए हैं A2 N3, यहाँ पे क्या लगेगा? एन। ये नहीं लगेगा। एन क्यों लगेगा? क्योंकि जो आवर होता है इसको आप हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आवर। और आवर मतलब ये कौन सी साउंड निकल रही है? वॉवेल, मतलब स्वर की ध्वनि। और जब स्वर की ध्वनि जिस चीज़ में है वहाँ पर आप एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे लिखा होता है यूरोपियन, यूरोपियन है। अब आपके इसके पहले क्या लगाएंगे? आप देखिए ये वॉवेल से शुरुआत हो रही है तो आपको लगेगा एन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसकी जो ध्वनि है वो यूरोपियन है, तो इसलिए ये स्वर की ध्वनि नहीं है, तो यहाँ पर ए का यूज होगा। आप समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, एट द राइट सफिक्स। देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स हमेशा बाद में जोड़ा जाता है, और एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमेशा पहले जोड़ा जाता है शब्द के। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। प्री मतलब पहले। ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल। ये आप याद रखिए कि ऑक्स को बहुवचन बनाने के लिए हमेशा ई एन जुड़ता है, मतलब ऑक्सन। जैसे आपने देखा होगा चाइल्ड होता है और चाइल्ड का बहुवचन क्या बनता है? चिल्ड्रन।
ये कुछ एक्सेप्शन है इंग्लिश में, ये अलग से ही आपको याद रखने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रो। अब क्या बोल रहा है कि सफिक्स जोड़ना है नाउन बनाने के लिए। ग्रो मतलब वृद्धि करना, तो वृद्धि करना और इसका नाउन क्या होगा, ये तो क्रिया हुई मतलब वृद्धि, और इसका नाउन क्या होगा, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब वृद्धि। ठीक। अगला क्वेश्चन, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है। अब देखो आप पैराग्राफ पढ़ो या ना पढ़ो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। द वर्ड स्ट्रेंथ इज ए, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। अब ये तो सबको ही पता है शक्ति यार नाउन है, कुछ देखना ही नहीं है। फिर यहाँ पे उन्होंने क्लासिफिकेशन पूछा है आपसे। क्लासिफिकेशन क्या है, स्ट्रेंथ कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जो आपको दिखता नहीं है, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये चीजें आपको दिखती नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त, जिनको आप छू नहीं सकते। तो स्ट्रेंथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक। फिर यह है क्वेश्चन, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज ए। अब ये आप ऐसे नहीं बता पाएंगे, इसके लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। टू फॉरगिव एन इंजरी इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी ए साइन ऑफ वीकनेस, इट इज रियली ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ। देखो आपको पहले ही लाइन में आंसर मिल गया आपका। मतलब टू फॉरगिव एन इंजरी, किसी चोट को फॉरगिव कर देना मतलब माफ कर देना, इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी ए साइन ऑफ वीकनेस, वो वीकनेस का साइन माना जाता है। बट इट इज रियली ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन वो है क्या, वो आपकी मजबूती का प्रमाण है। तो वन हु डज नॉट टेक रिवेंज, जो रिवेंज नहीं लेता है, रिवेंज मतलब बदला, जो रिवेंज नहीं लेता है मतलब वो फॉरगिव कर रहा है, और फॉरगिव मतलब तो क्या हुआ, ये स्ट्रांग मैन।